अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। 16 फरवरी 2024 के इख्तिताम पे फ्राइडे के दिन बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिनकी मदद से हम एक बड़ी पिक्चर देख भी सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बिकॉज जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने यू टर्न किया है जनरल फैज के हवाले से, और उसके बाद पीएमएलएन की लीडरशिप और पीएमएलएन से नत्थी और जुड़े हुए जराया ब्लॉग के बहुत से लोग और बहुत से टेलीविजन एंकर उसके ऊपर एक कंफ्यूजिंग मिसलीडिंग नैरेटिव बयानियां बिल्डअप करना चाहते हैं, आपको परेशान रखने के लिए। परेशान से ज्यादा इनफैक्ट मैंने गलत कह दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। मैं वो एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने पहली दफा क्या कहा, अब मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बिल्डअप करते हुए पीएमएलएन के जराया इब्लाग की जो मशीनरी है वो क्यों आपको कंफ्यूज करना चाहती है और कैसे आपको कंफ्यूज कर रही है। इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा। लेकिन मैं सिर्फ चंद की डेवलपमेंट्स के शुरू में जिक्र कर दूं। मैं समझता हूं जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन में, फ्राइडे के दिन, कुछ घंटे की जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या सेमिनार किया इंटरनेशनल मीडिया को इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से इन्फॉर्म करने के लिए, इस्लामाबाद के होटल मैरियट होटल में। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शो था, बड़ा कामयाब उन्होंने ये इवेंट किया। इसका मैं थोड़ा सा तफसील से जिक्र करता हूँ, फिर मौलाना के यूटर्न का जिक्र करता हूँ। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और तहरीक इंसाफ को और बाकी जितनी भी पंजाब की जमातें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के धड़े हैं, उन्हें इन डेवलपमेंट्स को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ ने एक खबर ये लगाई है कि पीएमएलएन की एक मीटिंग हुई है। अपेरेंटली वो मीटिंग रिपोर्टेड नहीं थी। एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की। उसमें पीएमएलएन की और भी बहुत सी लीडरशिप थी। मरियम नवाज थी उसके अंदर, इसाक डार साहब थे उसके अंदर, मलिक अहमद खान थे, अयाज सादिक उसके अंदर थे, बहुत से लोग उसके अंदर थे, एहसन इकबाल थे। और उस मीटिंग में अक्सरियत ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। और इसहाक डार साहब ने नंबर्स के जरिए कहा कि हमें पंजाब में ही हुकूमत बनानी चाहिए। ये क्या डेवलपमेंट है, थोड़ा सा इस पे भी जो है आप गौर कर सकते हैं। बट लेट्स एक्चुअली लुक एट द फर्स्ट डेवलपमेंट, उसके बाद मैं मौलाना साहब की तरफ चलता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल के अंदर इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो सेमिनार किया, ये एक बड़ा पॉजिटिव कामयाब इनिशिएटिव था। रऊफ हसन साहब जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, उनकी टीम को हर तरह से आप मुबारकबाद में पेश करता हूँ। बहुत कामयाब ये एफर्ट थी। इसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत बड़ी तादाद में, इफ नॉट ऑल, वो तो तहरीक इंसाफ के जितने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, खास करके एमएनएज हैं, पूरे पाकिस्तान से वो यहाँ पे मौजूद थे। और उनमें से बहुत से लोगों ने यहाँ पर एक एक दो दो मिनट बोला भी। ये कि तकरीबन 2-2.5 घंटे की प्रोसीडिंग है, जिसको जब मैंने आखिरी दफा चेक किया था तो 1.5 लाख के करीब लोग इसको पीटीआई के जो यूट्यूब उनका ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर से देख चुके हुए थे। और ये बड़ा पैशन था इसके अंदर, बड़ा जज्बा था, बड़ा इसके अंदर एक गम और गुस्सा था, बड़ा एंगर था। और ये सब चीज़ें जो है, जहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे, उन्होंने इसको रजिस्टर किया, उन्होंने इसको महसूस किया। इसमें शंदाना गुलजार साहिबा बोली, सीमाबिया, ये नाम हमेशा मुझे मुश्किल लगता है, सीमाबिया ताहिर ने बोला, शंदाना गुलजार बोली, और सलमान अकरम राजा, जिनके नाम से इसको फ्लोट किया गया था कि सलमान अकरम राजा प्रेजेंटेशन देंगे, वो भी यहाँ पर बोले, लेकिन थोड़ा ही बोले, कोई ज्यादा उनको बोलने का मौका नहीं मिल सका। पाकिस्तान के अक्सर टेलीविजन चैनल्स ने इसको कवर किया, विच इज बिट सरप्राइजिंग कि उन्होंने इसको क्यों कवर किया। इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे बहुत सा कमेंट किया है, ट्विटर की शक्ल में भी स्टोरीज भी आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो में वीलॉग करूं, उसमें ये सब चीजें आपको मैं स्क्रीन एविडेंस के तौर पे दिखाऊं। उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली। जो मैं बहुत सी मैं वीडियोस बनाता हूं, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाता, मैं फिर बहुत डिटेल उसके ऊपर जाता हूं, मुझे कई घंटे लग जाते हैं उस पर काम करते हुए। अब इसमें ये तो मैंने माना कि ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव था, और इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, और इसका एक पर्पस इसने सर्व किया, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया को समझ आई कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। लेकिन इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स भी थे, और ये मैं तहरीक इंसाफ की टीम के लिए और आप सबके लिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि ये इंप्रूव हो सके। साउंड सिस्टम, हालांकि मैरियट सो कॉल्ड एक 4 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार किस्म का होटल। ऐसे अमेरिका में तो मैरियट पता नहीं 3-4 स्टार ही होते हैं, पाकिस्तान में लोग इनको 5 स्टार होटल्स कहते हैं। मेरा ख्याल है मैरियट बाय एंड लार्ज आई थिंक 4 स्टार चेन ही है, अनलेस की कुछ स्पेशल मैरियट होते हो। पाकिस्तान वाले तो बहरहाल 3 स्टार भी नहीं है, उसके खासे बुरे हालात हैं। बहरहाल मैरियट का जो साउंड सिस्टम इन्होंने यहाँ पर यूज किया, वो बिल्कुल बड़ा वाला साउंड सिस्टम, शोर बहुत ज्यादा था, इंग्लिश बहुत कम इस्तेमाल की गई। कहने में ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को ज़ाहिर है उर्दू और पंजाबी नहीं आती ना, उनको पता तो चला कि आप बता क्या रहे हैं, लेकिन उनको ठीक तरह से नहीं पता चला जिसका बुनियादी मकसद था बताने का।
और चूंकि शोर इतना ज्यादा था, इसमें जो बोलने वाले थे, शंदाना गुलजार, सलमान अकरम राजा, खास करके शंदाना गुलजार तो बार बार तरले मिन्नतें कर रही थी, शोर मचा रही थी। वन ऑफ द रेयर मोमेंट्स जब आप शंदाना गुलजार को बहुत गुस्से में देख सकते थे यहाँ पे। और सलमान अकरम राजा और शंदाना गुलजार उस तरह से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सके जिस तरह से एक्सप्लेन करना बनता था। अब मेरे पास एक सजेशन है, और सजेशन क्या है, मैं सजेस्ट क्या करता हूं कि पीटीआई को एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने की जरूरत है पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 की रिगिंग के हवाले से। ये कोई लंबी डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी, ये होगी मुश्किल डॉक्यूमेंट्री, ये 10-12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी, लेकिन ये उस किस्म की 10-12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री होगी जिसको बनाने में कम से कम आपको सीधा सीधा 16-17-18 घंटे का मीडिया वर्क करना पड़ जाता है। मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि मैं इस किस्म की एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे पास उस किस्म के रिसोर्सेज नहीं है, मैं अकेला हूं, थोड़ी बहुत मदद किसी से ले सकता हूं। लेकिन मैं भी आपको समझा देता हूं कि इसको बनाने का तरीका क्या होगा, और तहरीक इंसाफ को इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनको ये खुद बनानी चाहिए, किसी प्रोडक्शन हाउस को नहीं देनी चाहिए। बिकॉज इसके अंदर का जो मैसेज है वो तहरीक इंसाफ की अपनी टीम ही समझ सकती है, ये प्रोडक्शन हाउस जो है इसको नहीं समझ सकेगा। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसी भी, उनके अंदर किसी किस्म की ग्लोबल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ग्लोबल कनेक्ट नहीं है। उनका सारा का सारा जहन जो है ना बड़ा देसी किस्म का है, वो अपने अंदर के जो माहौल है उसी हवाले से चीज़ों पे कमेंट करते हैं, और उनका अक्सर जो कमेंट है वो बाहर रेजोनेट नहीं करता। सो मैं अब आपको इसेंशियल पॉइंट्स बताने लगा हूँ इस वीडियो के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम के लिए और बाकी सबके लिए भी, कि असल इश्यू है क्या, इसको देखने का तरीका क्या है। ये वीडियो सबसे पहले ये बताएगी कि पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन स्टेट है दुनिया में, और आफ्टर इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडोनेशिया, पाकिस्तान विद अ पॉपुलेशन ऑफ बिटवीन 240 to 250 मिलियन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन स्टेट इन द वर्ल्ड। और ये इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, पॉपुलेशन सेंटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी लोकेशन बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस रीजंस। इसके ईस्ट में दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसके ईस्ट में इंडिया है, इसके वेस्ट में ईरान है, इसके वेस्ट एंड नॉर्थ में अफगानिस्तान है, इसके ईस्ट के अंदर जो है वो चाइना है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान इज द ओनली फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और अ डेमोक्रेसी एस्पिरेंट इन अ रीजन। इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के वेस्ट में, इंडिया के बाकी जितने भी इस रीजन के अंदर कंट्रीज हैं, इंडिया को छोड़ के, ईरान बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का उसका पॉलिटिकल मॉडल है। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, बट इट्स स्टिल बेटर देन सऊदी अरेबिया। अफगानिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स एन अथॉरिटेरियन रजीम, जहां पर एक मिलिट्री वॉर के नतीजे में एक ग्रुप है। इट्स नॉट एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। चाइना के पास एक सिस्टम है, बट इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द रीजन, और आगे मिडिल ईस्ट आ जाता है, उसके ऊपर सेंट्रल एशिया आ जाता है अफगानिस्तान के आगे, और फिर पाकिस्तान के फर्दर वेस्ट में मिडिल ईस्ट आ जाता है, जिसको असल में मिडिल वेस्ट है पाकिस्तान का, लेकिन ये गलत टर्म है जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहरहाल यहाँ पे कोई फंक्शनिंग डेमोक्रेसीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत दूर जाके आपको तुर्की मिलता है जो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, अदरवाइज सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, सीरिया, इराक। इराक यस, बट वेरी ट्रबल्ड, मतलब क्या डेमोक्रेसी है वो भी। सो ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। इसके चंद चंद जुमले, मैंने ज्यादा कह दिया, ये चंद जुमले यहाँ पे इसके आ जाएंगे। पाकिस्तान जो है, इसका लोकेशन की बात होगी, इसका डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रॉब्ली दी सिक्स्थ और द सेवंथ लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड विद ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल। और इसकी बहुत बड़ा कंपोनेंट यूनाइटेड स्टेट्स में है, कनाडा में है, यूके में है, यूरोप में है, मशरक़ वस्ती में है, तमाम जगहों पे है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। इट्स सिक्स्थ लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ ग्रोइंग डायस्पोरा। एंड अक्सर जगहों पे ये डायस्पोरा जो है वो प्रोफेशनल, यानी जैसे नॉर्थ अमेरिका और कनाडा है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज करता है, प्रोफेशनल कम्युनिटीज जो है उसके साथ ये इंटीग्रेटेड है, ये ग्रोइंग डायस्पोरा है। और इसकी आगे जो सेकंड और थर्ड जनरेशन आ रही है वो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी दुनिया के अंदर। इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री, इट्स द ओनली मुस्लिम कंट्री with nuclear weapons, more than 100 nuclear weapons and devices. It's a very large army, which is more than 500,000 men and women in arms. फॉर्म 45 एक एग्जिट इलेक्शन हुए 8 फरवरी को। पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा उसमें रिगिंग होती है, लेकिन जिस किस्म की रिगिंग इस इलेक्शन में हुई, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। दिट वाज अनप्रेसिडेंटेड। फिर ये वीडियो एक्सप्लेन करेगी फॉर्म 45, और ये सारी ऑफ कोर्स विजुअलाइज होगी, जिसमें बाज़ जगहों पे छोटे छोटे शॉट होंगे। शॉट का भी मैं आपको बता दूं कि नए शॉट किसी से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है कि आप कहें कि अब सलमान अकरम राजा का इंटरव्यू कर लेते हैं, शंदाना गुलजार का इंटरव्यू कर लेते हैं। ना 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 ना, बिल्कुल इस डायरेक्शन में आपने नहीं जाना। उनकी जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी स्टेटमेंट्स हैं, वो उर्दू में ही हो, वो आपने
अपनी मर्जी की स्टेटमेंट उठानी है और उसको अपने इंग्लिश में सबटाइटल कर देना है। कहीं ना कहीं सलमान अकरम राजा ने एक्सप्लेन किया होगा कि फॉर्म 45 क्या है, कहीं ना कहीं शंदाना गुलजार ने एक्सप्लेन किया होगा, कहीं ना कहीं किसी और ने एक्सप्लेन किया होगा। फिर उसके बाद इसमें जो रेलेवेंट हेडलाइंस हैं, डॉन की, ट्रिब्यून की, फाइनेंशियल टाइम की, अल जजीरा की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, गार्डियन की, बीबीसी की, डूशे वेले की, और इंटरसेप्ट की, वो जो रेलेवेंट टू द इलेक्शन है, और वो आपको पता है किसी ने नीचे नहीं देखना होता, सिर्फ जो हेडलाइन और उसके सब हेडलाइन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है इलेक्शन से रिलेटेड। जहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ये इलेक्शन कितने अजीब थे, बीबीसी ने बताया, डूशे वेले ने बताया, वो हेडलाइंस आपने जो है वो उठानी है और शॉर्ट आपने उठाने हैं और उनको आपने इंग्लिश में सबटाइटल करना है। सलमान अकरम राजा के शॉर्ट को, ये छोटे छोटे शॉर्ट होंगे, 30 सेकंड 40 सेकंड के शॉर्ट होंगे। साथ आप हल्का सा म्यूजिक यूज करेंगे, बट म्यूजिक शुड नॉट बी दैट लाउड कि वो उनके आवाज जो है उसको खत्म कर दे। और आप स्टेटिस्टिक्स दिखाएंगे स्क्रीन के अंदर। आप इसमें बताएंगे कि फॉर्म 45 जो है ये एग्जिट पोल नहीं है, जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में एग्जिट पोल होता है। आपके बताएंगे कि फॉर्म 45, आपके बताएंगे कि पाकिस्तान में 266 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 264 में इलेक्शन हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें 100 से लेके फ्रॉम 100 टू 300 तक उसमें पोलिंग स्टेशन होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन में 1000 से 2000 के करीब वोट होता है। अमूमन 50 टू 55% वोट किसी जगह पे पड़ता है, 40 से लेके 55% वोट डलता है। इसका मतलब है कि जहां 1000 2000 वोट रजिस्टर्ड है, वहां ज्यादा से ज्यादा 1200 1300 वोट जो है उस हल्के में पड़ता है। इसी वजह से जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, पोलिंग टाइम सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर फॉर्म 45 तैयार होता है। ऑल पोलिंग एजेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज कि आपने फॉर्म 45 लेकर ही निकलना है। इस इलेक्शन में चूंकि खतरा था कि धांधली बहुत ज्यादा होगी, इसलिए फॉर्म 45 लेकर ही तमाम पार्टीज के लोग जो हैं वहां से निकलें। आपने ये बताना है इस वीडियो के अंदर, बड़े जबर। अच्छा, और इस वीडियो की जो वॉइस ओवर है, इसको कोई बहुत अच्छा, अगर किसी की बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंग्लिश है किसी के पास, तो वो इसको खुद पाकिस्तानी लड़का लड़की रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन इसका स्क्रिप्ट पहले लिखना पड़ेगा। और जो वॉइस ओवर होगी, वो वॉइस ओवर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ड्रिवन कर सकते हैं, जिसमें एशियन वॉइस जो है वो आपको मिल जाएगी। आपको एशियन वॉइसेस मिल जाती हैं एआई के अंदर। और तो ये स्क्रिप्ट ये बताएगा कि फॉर्म 45 जो है वो एग्जिट पोल नहीं है, जैसा कि नॉर्थ अमेरिका में या बरतानिया यूरोप में होते हैं। ये डेफिनेटिव रिजल्ट है हर पोलिंग स्टेशन का, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलिंग एजेंट्स। और पोलिंग एजेंट्स वगैरह के साइन होते हैं, और ये फिर सब पोलिंग एजेंट्स को जो मिलते हैं। और ये सिर्फ पीटीआई के पास नहीं है, बल्कि ये बाकी जो जमातें थी, जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान टीएलपी है, जमात इस्लामी है, जेयूएफ है, बाकी जितनी भी जमातें हैं, उन सब के पास भी फॉर्म है, और उनसे भी हमने ये फॉर्म जो है रिट्रीव किए हैं, इकट्ठे किए हैं। फिर आपके बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि फॉर्म 47 जो है वो महज कैलकुलेशन होती है, एडिशन होती है फॉर्म 45 की। इन अदर वर्ड्स, हर पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल नतीजा फॉर्म 45 के अंदर मौजूद होता है। आपने सिर्फ फॉर्म 45 के फिगर्स को ऐड करना होता है। जिस तरह इंडिविजुअल पेपर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अगर आपके हैं, तो फाइनल रिजल्ट में सिर्फ आप उनके नंबर्स को ऐड करते हैं। ये चीज आपकी वीडियो बड़ी प्रिसाइज स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के जरिए बताएगी, जो अनफॉर्चुनेटली ये सेमिनार जो था वो ना बता सका, बिकॉज साउंड सिस्टम खराब था, अंग्रेजी का इस्तेमाल कम हुआ, शोर बहुत ज्यादा था। शोर की वजह से ना वहां पर शानदाना गुलजार कुछ बोल पाई, ना वहां पर इसे कहते हैं सलमान अकरम राजा खुल के बोल पाए। सलमान अकरम राजा बेचारे ने कोशिश बहुत की, लेकिन शरीफ आदमी है, अब वो ये भी नहीं कह पा रहा था कि बकवास बंद करो, शोर मत करो। अच्छा, शोर होता है वैसे, डोंट बेसिकली मिसअंडरस्टैंड मी फ्रॉम द पॉइंट कि शोर नहीं होता। जाहिर है कि शोर होता है ऐसी जगहों के ऊपर जहां इतना ज्यादा जोशो खरोश हो, जज्बा हो, गुस्सा हो, पैशन हो, वहां शोर होता है। और वो जो शोर, गुस्सा और जोशो खरोश है, उसने भी दुनिया को, जब उसकी आप फुटेज देखते हैं, तो उससे दुनिया, उसका एक इन्फेक्टिव असर है, उससे दुनिया जो है असर कबूल करती है। लेकिन साउंड सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। अगर यही शोर के साथ साउंड सिस्टम इफेक्टिव होता, पाकिस्तान के होटल्स को और जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं, इन्हें साउंड सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आप में से कुछ याद होगा, कुछ हफ्ते पहले जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार था, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने, फर्स्ट पाक ग्लोबल वगैरह ने करवाया था। तो मैंने उसमें उसकी मैंने वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की थी जीवीएस न्यूज़ के ऊपर। आप देखें उसमें साउंड की क्वालिटी देखें किस किस्म की थी। मेरे पास ऑफ कोर्स नहीं है उस किस्म का साउंड सिस्टम, लेकिन वो हॉल की अक्सर जगहों पे जहाँ पे इवेंट होते हैं, वहां पर जो महंगी जगह होती है, वहां इस किस्म का साउंड सिस्टम होता है। और जो सो कॉल्ड 5 स्टार होटल्स होते हैं, उनके अंदर इस किस्म का साउंड सिस्टम जो है वो होना चाहिए था। तो ये आपकी वीडियो जो है वो एक्सप्लेन करेगी। फिर आपकी वीडियो एक्सप्लेन की करेगी कि
बाय लॉ ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अपने कानून के तहत, चूंकि जैसा कि आप एक्सप्लेन कर चुके होंगे कि फॉर्म 45 तो 2 घंटे के अंदर अंदर या 1.5 घंटे 90 मिनट्स में तैयार हो जाता है। 11 PM तक, 11 बजे तक फॉर्म 45 लोगों को मिल जाने चाहिए तमाम जगहों पे। और रात के 2 बजे तक ईसीपी के लॉ के हिसाब से फॉर्म 47, विच इज मेनली एन एग्रीगेट बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, जो होता है फॉर्म 45 का, वो इश्यू हो जाना चाहिए। फिर आपकी वीडियो बताएगी कि कैसे तमाम पीटीआई के लोगों को, अक्सर जगहों पे रिटर्निंग ऑफिसर्स जो थे वहां पे पैरामिलिट्रीज मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, वहां आपकी फुटेज आ जाएगी और उन्होंने लोगों को बाहर निकाल दिया। और यूं उसके बाद रात के 3 बजे के बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स चेंज हो गए। उसमें आप 4-5 एग्जांपल दे देंगे, सलमान अकरम राजा की एग्जांपल दे देंगे, और चंद और कॉन्स्टिट्यूंसीज की एग्जांपल दे देंगे, शोहेब शाहीन की एग्जांपल दे देंगे कि वहां पर एक्चुअल फॉर्म 45 का वो रिजल्ट कितना था और फिर उसको चेंज करके कितना बना दिया गया। जो फॉर्म 45 दिखाएंगे, जाहिर है वो चीज उससे साबित नहीं हो सकता, यानी उससे पढ़ा नहीं जाता स्क्रीन के ऊपर, इसलिए आप स्लाइड बनाएंगे जिस टिक 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 करके आप दिखाएंगे कि कैसे पहले एक्चुअल फिगर कितना था। सलमान अकरम राजा का 160,000 था, या 1,60,70,000 था, और उसको चेंज करके कितना कर दिया गया, और ओन चौधरी बेचारे जो हैं उनका असल में कितना था और उनका कितना कर दिया गया। ये वीडियो में मेहनत बहुत होगी इसको बनाते हुए, चूंकि मैं मीडिया पर्सन हूं, मैंने काम बहुत किया है। इसको बनाते हुए कम से कम भी 15-14 घंटे का सॉलिड काम लगेगा। होगी ये 10-12 मिनट की। इससे बाकी जो लोग जिनको वीडियो बनाने का अंदाजा नहीं है, जो हर वक्त कहते रहते हैं कि डॉक्टर मोहित डॉक्यूमेंट्री बना दें, वो डॉक्यूमेंट्री बना दें, ये डॉक्यूमेंट्री बना दें, ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते, उन्हें अंदाजा नहीं है कि बोलना बड़ा आसान होता है। इस किस्म की वीडियोस, जैसे मैंने इमरान खान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस पर 8-10 दिन मुसलसल काम हुआ था, जो इंग्लिश की एक वीडियो थी, टोटल 14 मिनट की वो वीडियो थी। तो इस किस्म की वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, टीम वर्क जो है वो करना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ को ये वीडियो बनानी पड़ेगी। बिकॉज अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, कनाडा के अंदर इस किस्म की वीडियो की बहुत सख्त ज़रूरत है, जहां पाकिस्तान की एम्बेसी, एम्बेसडर्स को ये हुक्म दिया गया है कि वो मुख्तलिफ कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को, मेंबर पार्लियामेंट को ब्रीफ करें कि नहीं, पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसे नहीं हुए, ये महज एक एग्जैजरेशन है, और वो लगे में बेचारे इस काम के अंदर। ये वैसे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की 75 बरस की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कभी इससे ज्यादा शर्मनाक कोई काम किया है। मैं बिल्कुल बहुत ही बगैर एग्जैजरेशन और मुबालगे के कह रहा हूं कि जिस तरह से गुज़िश्ता 2 बरस के अंदर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को जलील किया गया है, जिस तरह से इस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को तबाह किया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान के कॉन्सुलजन्स को इस्तेमाल किया गया है, 75 बरस की तारीख में कभी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की इतनी तजलील नहीं की गई, इतना मिसयूज नहीं किया गया। मतलब उनको, वो अगर बेचारे गलत बोलते थे, सलत बोलते थे, सच बोलते थे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बोलते थे। अब तो चंद 5-6 चोर डाकू जो हैं, उनके इंटरेस्ट में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, बरतानिया के अंदर किया जा रहा है। फिर ये वीडियो बताएगी कि हमारे पास कितने परसेंट फॉर्म 45 आ चुके हैं, कितने हम मजीद बाकी पार्टी से रिट्रीव कर रहे हैं। उससे ये पिक्चर बनती है कि जब रात के 3 बजे इलेक्शन का नतीजा खत्म, जब बाय 3 AM सिचुएशन ये थी कि हम 157 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, जैसे शंदाना गुलजार ने इस सेमिनार में कहा, हम जीत रहे थे। और उसके बाद जो है, जो हमारे पास प्रोजेक्शन है फॉर्म 45 की, उसके हिसाब से हम 181 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, मेरा ख्याल जो एग्जैक्ट फिगर है मुझे याद नहीं है, 181 है या 179 है, 177 है, उसमें हम जीत रहे थे। हमारे पास उसकी एविडेंस जो है मौजूद है। हम चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल बॉडी, यूनाइटेड नेशन की हो, अमेरिका की सेनेट हो, फॉर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी हो, या इंटरनेशनल बॉडी हो, जो इस एविडेंस को एग्जामिन करे, या पाकिस्तान के अंदर इसको एग्जामिन किया जाए। लेकिन जब तक इसको एग्जामिन नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में जमहूरियत का और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका मुस्तकबिल खतरे में है। ये वीडियो ये भी बताएगी कि पाकिस्तान में जो, चूंकि मैंने उसके महलो वकू बताया है इंडिया के हवाले से, ईरान के हवाले से, कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की जो ये स्ट्रगल है, ये दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस बैटल फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द बैटल फॉर डेमोक्रेसी इन यूक्रेन, जिसकी खातर वेस्ट ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है 2 साल की, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोग जो हैं, जमहूरियत में बिलीफ रखते हुए, वो तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद अपने घरों से निकले हैं, और उन्होंने खामोशी से, अमन से अपने डेमोक्रेटिक राइट को यूज किया है। इट इज नॉट ओनली फॉर देम दैट द वर्ल्ड शुड नोटिस दिस, इट इज बिकॉज लिबरल डेमोक्रेसी का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है, और इसे देखने की जरूरत है। डेमोक्रेसी ये सब कुछ, ये वीडियो ये सब कुछ बताएगी इफ इट्स प्रॉपरली स्क्रिप्टेड। लेकिन ये मैं नहीं बना रहा, ये आप लोग बना रहे हैं, मैं अपनी अलग बनाऊंगा, ठीक। और ये वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 24 से 36 घंटों के अंदर बना लेनी चाहिए। हैविंग सेड दिस,
जो वीडियो का मैंने जिक्र किया है ये आसानी से नहीं बनती। ये उस किस्म की वीडियोस नहीं है जैसी वीडियोस लोग बना के सोशल मीडिया पे चलाते रहते हैं। दिस इज अ वीडियो जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, अवेयर लोगों को मुतासर करने के लिए। इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं होंगे, इसमें कोई नारेबाजी नहीं होगी, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, इसमें कोई फैक्ट एंड फिगर गलत नहीं होगा। ये बड़ी प्रिसाइज 10, 12, 13, 14 मिनट की एक वीडियो होगी विद द हेल्प ऑफ सम ब्रीफ शॉर्ट्स फ्रॉम रिलायबल पीपल। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस होंगी, पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबारात की हेडलाइंस होंगी, कुछ इसमें मुख्तसर शॉर्ट होंगे, कुछ म्यूजिक होगा। ये इस किस्म की एक वीडियो की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं माय फेवरेट कैरेक्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो यू टर्न किया जनरल फैज़ के हवाले से। मेरा ख्याल है आप में से अक्सर लोगों को कम से कम ये एतराफ़ करना चाहिए कि मौलाना का यू टर्न कराने वाले में इस नाचीज़ का बड़ा रोल है। बिकॉज बाकी सारा मीडिया तारीख सेंसेशन मचा रहे थे कि जनरल फैज़ भी शामिल हो गए, तहरीक इंसाफ एक्सपोज हो गए। लोग कहते थे, मतलब मैंने कहता हूँ हंड्रेड्स ऑफ ट्वीट से कि जनरल फैज़ भी इमरान खान के खिलाफ ये कर रहा था और ये उसको समझते रहे। और आप जानते हैं इससे, उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल थे, उसमें तहरीक, उसमें ज़ाहिर मीडिया के लोग तो शामिल थे ही। और मैंने उसके ऊपर पिछले 2 वीलॉग्स के अंदर मैंने कमेंट किया कि यार इसमें जनरल फैज़ फिट नहीं होते। दिस इज द पावर ऑफ डॉट कनेक्टिंग, जब पीसीस को इकट्ठा करते हैं। बिकॉज मौलाना फजल रहमान ने नदीम मलिक के साथ अपने इंटरव्यू के अंदर जिस किस्म की सिचुएशन जो है वो डिस्क्राइब की, और जब उन्होंने कहा कि डीजीआई जनरल फैज़ और जनरल बाजवा बेसिकली बता रहे थे कि क्या करना है, ये करो, ये करो, ये करो, तो उस वक्त जनरल फैज़ डीजीआई नहीं हो सकते थे। क्योंकि ये चीज़ हुई होगी, इस किस्म की जो मीटिंग्स की बात वो कर रहे हैं, ये मीटिंग्स कहीं हुई हैं समवेयर इन आइदर इन दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 और मे बी फरवरी 2022। ठीक। अब गरीदा फारूकी के साथ इंटरव्यू में फजल रहमान साहब ने शीपिशली कुछ चीज़ें मानी हैं, कुछ उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने नाम वैसे यहाँ पे भी अभी भी जनरल नदीम अंजुम का उन्होंने नहीं लिया। आप उनकी मजबूरियों को समझ सकते हैं। जहन में सबसे पहले ये रखिए कि मौलाना फजल रहमान एक बड़े एस्ट्यूट, इंटेलिजेंट, क्लेवर पॉलिटिशियन है। अनफॉर्चुनेटली ही इज रनिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस। इस मौके पे उन्होंने एक और तुरुप का पत्ता फेंका है। वो अपनी यूजफुलनेस और यूटिलिटी हासिल करना चाहते हैं और उन्होंने यहाँ पर थ्रेटन किया है अपने इस छोटे से डिस्क्लोजर से जो नदीम मलिक के साथ उन्होंने इंटरव्यू में किया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने थ्रेटन करने की कोशिश की है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ खोल के सामने ला सकता हूँ। जो साजिश हुई पाकिस्तान में, उसके जो की कैरेक्टर्स हैं, सबसे बड़े कैरेक्टर जनरल बाजवा हैं, जनरल बाजवा के बाद नवाज शरीफ हैं, फिर आसिफ अली जरदारी हैं और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान को के सामने इतनी ज़्यादा पिक्चर उसकी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा पिक्चर अगर जनरल बाजवा के बाद किसी के पास थी, जनरल बाजवा के पास जो पिक्चर होगी वो शायद वो सिर्फ नवाज शरीफ के पास होगी। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के पास जो पिक्चर होगी उतनी पिक्चर आसिफ अली जरदारी के पास नहीं होगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आसिफ अली जरदारी इनर कोर में से बाहर थे, वो उसके साइड पे थे। मौलाना के पास उससे कम पिक्चर होगी और बाकी सबके पास बहुत ही कम पिक्चर होगी। अब जब मौलाना ने ये कहा कि वो जनरल फैज नहीं थे, उसके बाद पीएमएलएन ने, मैंने इस वक्त अनफॉर्चुनेटली खैर निकाली भी नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता हेडलाइंस। पीएमएलएन ने उसके ऊपर एक बड़ा बयानिया इशू किया। मलिक अहमद खान साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग जिसका जिक्र मौलाना कर रहे हैं, ये मार्च 26 तारीख 2022 की मीटिंग है। और इसमें तो मौलाना ने खुद ये कहा था कि नहीं नहीं, हम लोग कॉन्फिडेंस से पीछे नहीं हट सकते, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाने की कोशिश की थी। और उनका फिर जो एंकर ब्रिगेड है पीएमएलएन का, जो एक वजीफा खार किस्म का ब्रिगेड है, उन्होंने आके पीएमएलएन के बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। चूंकि मैं सभी के वीलॉग्स देखता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे देखने पड़ते हैं। तो एक साहब का मैं देख रहा था जो ये कह रहे थे कि मैं तो पता नहीं दिसंबर 2023 में या 22 में ही मैंने पता नहीं क्या बता दिया था, 15 महीने पहले। और ये 26 मार्च की मीटिंग है जो कि आईएसआई के बी मेस में हुई, जो मरगला रोड के ऊपर है, पंजाब हाउस के बहुत करीब। टूवर्ड्स द एंड जब आप मरगला रोड से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ आते हैं तो आपके राइट साइड पे बी मेस है आईएसआई का। यहाँ बड़ी मीटिंग्स होती रहती हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। इसके फ़ौरन बाद रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, उसके आगे पंजाब हाउस आ जाता है। यहाँ हमेशा एक नाका सा लगा होता है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो इस जगह से वाकिफ है। उन्होंने कहा बी मेस की ये 26 मार्च की मीटिंग, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बकवास है, ये बकवास की जा रही है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये मिसलीड कर रहे हैं, ये दो मीटिंग्स को मिक्स कर रहे हैं। जब मौलाना फजल रहमान ने नदीम मलिक से बात करते हुए जिन मीटिंग्स की तरफ इशारा किया, वो 26 मार्च 2022 की मीटिंग्स का मौलाना इशारा नहीं कर रहे थे। मौलाना उससे कई हफ्तों पहले की मीटिंग्स का कह रहे थे, जब इस पूरी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और रिजीम चेंज ऑपरेशन को शेप किया जा रहा था अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मौलाना, प्रिंसिपली नवाज शरीफ की पार्टी और आसिफ अली जरदारी की पार्टी, और बिलावल से वो मौलाना उसको लीड कर रहे थे जनरल बाजवा।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीजीआई को तो लाया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसलिए कि जो पिछला डीजीआई था वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। मैं जो एक दूसरी आपको हेडलाइन दिखाना चाह रहा था वो डॉनी की हेडलाइन थी 1 अप्रैल 2022 की, जब इमरान खान ने इस 26 मार्च 2000 ये जो BMS की मीटिंग है इसके बाद इमरान खान की एक स्टेटमेंट छपी थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे 3 ऑप्शंस दी हैं, या मैं रिजाइन कर दूं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या नए इलेक्शन हो। और मैं समझता हूं कि नए इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक यह था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ये पार्टीज पीछे नहीं हट रही। ये जिस 26 मार्च की मीटिंग का शोशा छोड़ दिया गया है PMLN की प्रोपेगेंडा मशीन की तरफ से, ये इस्लामाबाद के हर शहरी को और हर रिपोर्टर को अगर इसका पता है, जिनको याद नहीं आ रहा ठीक तरह से वो अपना माइंड स्क्रैच करें तो उनको याद आ जाएगा। ये उन आखिरी दिनों की बात है जब जनरल बाजवा ये खेल खेल रहे थे कि मैं सुलह करवा देता हूँ। कोई सुलह वो करवाना नहीं चाहते थे, कोई सुलह स्टेज पे वो हो नहीं सकती थी क्योंकि सारी चीजें पुल हो चुकी हुई थी। लेकिन इमरान खान को आखिरी वक्त तक बेखबर रखने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, और ये इट बेसिकली गोज वेरी बैड ऑन खान साहब्स ओवरऑल जजमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इश्यूज, कि मैं उन दोनों में विटनेस हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जाता था मिनिस्टर्स एनक्लेव में। फवाद चौधरी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती थी, हमाद के साथ भी हुई और लोगों के साथ भी हुई। ये इतने नादान थे, ये सारे के सारे, हमाद समेत, फवाद चौधरी समेत, ये इतने नादान थे। आए यकीन माने, मैं वाहिद बंदा था जो इनको कहता था कि यार ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मतलब तुम जो बातें कर रहे हो इसका कुछ सर पैर नहीं है। और ये फवाद चौधरी बार बार मुझे कहता था नहीं नहीं नहीं, जनरल बाजवा साहब बड़ी सिंसियर किस्म की एफर्ट करवा रहे हैं, सुलह करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो 26 मार्च 2022 की मीटिंग का जिक्र इस वक्त PMLN के लोग कह रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ भी थे, इसमें फला फला लोग थे और शहबाज शरीफ सुलह करना चाहते थे, ये एक डिसेप्शन थी। ये एक जनरल बाजवा ने आखिरी दिनों में एक ड्रामा किया था, और ये ड्रामा करने से पहले इन लोगों को पता था कि इन्होंने उसमें क्या कहना है। ये सिर्फ इमरान खान को बेवकूफ बनाने के लिए आखिरी वक्त, जनरल बाजवा वाज वेरी क्लेवर, ही डिडंट वांट टू बेसिकली लीव एनी फुटप्रिंट्स ऑफ द थिंग्स, तो उन्होंने आखिर में ये ड्रामा किया। इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद के जो इवेंट्स हुए अगले 2 साल के, उससे सारी सिचुएशंस आपके सामने क्लियर हो जाती। इनकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी इन डिफरेंट प्लेयर्स की कि इनके लिए मुमकिन ही नहीं था कि उस स्टेज के ऊपर ये इलेक्शन करवाते या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीछे हट जाते। फिर ये देखें कि जब कासिम सूरी के जरिए उन्होंने अपना एक गिमिक पुल किया इमरान खान ने, और उन्होंने असेंबली खत्म कर दी, उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी, तो फिर ये सब इकट्ठे होकर जनरल बाजवा के साथ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने फैसला करवा के असेंबलियां बहाल कर। असेंबलियां तो टूट चुकी थी, हुकूमत तो खत्म हो चुकी थी, इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट तो इमरान खान ने बना दी थी, इलेक्शन तो 90 दिन में हो जाने थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यूज किया, फिर इनको डराने के लिए असद कैसर वाला को, कासिम सूरी को ये लोग प्रिजन वैन्स लेकर आए, सेक्टर कमांडर साहब और उनके साथ अब लाहौर के वाले भी आए। उन्होंने वहां पे गाड़ियां वाड़ी खड़ी कर दी इनको डराने धमकाने के लिए, और इनको उन्होंने फ्राइटन किया। तो ये जो कहानी है कि 26 मार्च को जनरल बाजवा ने ये एफर्ट की और ये बाकी ने ये कहा, इन्हें क्या इन्होंने क्या, ये सब बकवास है, ये बहुतान है, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। डॉट कनेक्टिंग की आर्ट सीखें इसकी। अब ये डॉट कनेक्टिंग ही तो थी जिसमें हमने ये क्वेश्चन रेज किया कि यार जनरल बाजवा उस वक्त तो जनरल फैज थे ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे उनको फिट कर दिया। अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि उसमें जो 1 अप्रैल को स्टेटमेंट है इमरान खान की कि मुझे अगस्त से पता था कि ये चीज हो रही है। अगस्त से इमरान खान को कैसे पता था? इमरान खान इज नॉट दैट रेजर शार्प कि उनको पता होता कि पाकिस्तान में क्या है। इमरान खान को सिर्फ इसलिए पता था कि जनरल फैज इमरान खान को ये मसलसल हिंट करवा रहे थे कि क्या होना चाह रहा है, और जनरल फैज के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि ये चीज करनी है। और जनरल बाजवा जो है उनके रास्ते में जो रुकावट थी आखिरी वक्त तक, वो जनरल फैज थे। इसीलिए जनरल फैज को हटाना जो है वो ठीक है, उनके डिसिप्लिन में भी हटाना जरूरी था, लेकिन जनरल फैज की मौजूदगी में ये साजिश कामयाब नहीं हो पा रही थी जो साजिश ये करना चाह रहे थे। जनरल फैज का उसमें एक बड़ा सेल्फिश इंटरेस्ट था कि वो समझते थे कि मैंने अगर आर्मी चीफ बनना है। इससे पहले जो एक्सटेंशन हुई जनरल बाजवा की 2000 जो उनकी 2000 पिछली उनको जो एक्सटेंशन मिली थी 2019 में जो उनको एक्सटेंशन मिली थी, उसमें जनरल गफूर और जनरल बाजवा, जहांगीर खान तरीन एंड परवेज खटक, ये 4 कैरेक्टर्स थे जिन्होंने वो एक्सटेंशन दिलाई थी। उस वक्त जनरल गफूर का भी और जनरल फैज का उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वो ये था कि उनका ये ख्याल था कि अगला चीफ जो है वो मैं बनूंगा। तो जब अगले चीफ बनने का टाइम था तो ही वांटेड टू स्टे क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, कि मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाके जब भी चीफ बनेगा तो मेरे मेरे चांसेस जो हैं वो चीफ बनने के बहुत बेहतर होंगे। बट प्राइम मिनिस्टर उसमें खामोश था। बट इन एनी केस फैज डिडंट वांट टू मूव अगेंस्ट इमरान खान एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और इसीलिए नदीम अंजुम को लाना जरूरी था। लेकिन नदीम अंजुम इज नॉट द प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर वंस अगेन, क्योंकि नदीम अंजुम को तो लाया गया कॉन्स्पिरेसी को इंप्लीमेंट करने के लिए,
नदीम अंजुम ने तो ये कॉन्स्पिरेसी कभी भी इनिशिएट नहीं की है, ना ही उनके साथ जो बाकी ऑफिसर्स को लाया गया जो बाद में आके सारी मुसीबत में फंस भी गए, खराब भी हो गया, सारी दुनिया उनसे नफरत करती है, वो इस कॉन्स्पिरेसी के इनिशिएटर नहीं है। इस कॉन्स्पिरेसी के इनिशिएटर जनरल बाजवा हैं और उसके साथ नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ को क्यों नहीं आप अपने आप से सवाल पूछते? जहां एक सवाल आपने उठाया है तो मौलाना को रिट्रैक्ट करने पड़ गए अपने स्टेप, रिपोर्टर्स को और चीजें भी तो इकट्ठी करनी चाहिए ना, कि जनरल बाजवा ने जब नवाज शरीफ को नवंबर 2019 में बाहर भेजा तो क्या डील थी, क्यों क्यों भेजा? उससे क्या पता चलता है कि नवाज शरीफ में और जनरल बाजवा के दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप जो है वो उस स्टेज के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। मैं एक दो पॉइंट्स और देख लूँ जरा अपने। अच्छा, अब ये बड़ी लंबी हो गई बात, मैंने सारे पॉइंट्स इसके बाय लार्ज कवर कर लिए हैं। रिपोर्टर से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस रेज किया करें। इमरान खान जब कहता है कि मुझे अगस्त 2021 में पता चल गया था, वो स्टोरी निकालने डॉन की, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नवाज शरीफ को लंदन भेजने की क्या सिग्निफिकेंस थी और उससे क्या पता चलता है हमें जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के रिलेशनशिप के हवाले से? ये तो इसके सन पॉइंट्स हो गए। अब अभी तक तो मैंने कोई खबर नहीं देखी तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान अलायंस की। ये लगता है मामला डेड हो गया है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ ऑपोजिशन में बैठने का फैसला कर चुकी है, बल्कि उनको वोमेन और रिजर्व सीट्स भी नहीं मिलनी हैं। व्हाट डज इट रियली मीन? इसका अब ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि उनकी ये मूव कितनी रैशनल थी, कितनी मंतकी थी। बहरहाल लग यही रहा है कि उनको ये सीट्स जो है नहीं चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की प्रोटेस्ट हो रही हैं, जिसकी आपने एक फुटेज देखी जामशोरों की, सिंध की फुटेज में जो जामशोरों के अंदर मौलाना कह रहा हूँ, पीर पगाड़ो साहब की जो स्पीच है बहुत सिग्निफिकेंट है। वहां आपको ये पता चलता है कि सिंध के अंदर जो एंटी पीपीपी एलिमेंट्स हैं और जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, वो अब जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट का जो नेक्सस है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं बहुत हो गई, या आसिफ अली जरदारी का जो रिलेशनशिप है ये हमें इस तरह से कबूल नहीं है। जहां मैंने आपको हमेशा ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब की 20 से ज्यादा सीटें नहीं है, मैं बहुत पहले से आपको बता रहा था, इलेक्शन से बहुत पहले, आपको याद होगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सिंध में अपनी 20-25 से ज्यादा सीटें नहीं है। उनको जो ये 40 सीटें वहां से मिल जाती हैं, इसमें पानी वो डालते हैं। 20-25 से ज्यादा सिंध में, 20-25 भी मैं बहुत जेनरोसिटी के साथ कह रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी के पास आज सिंध के अंदर 20-25 से ज्यादा सीटें किसी भी सूरत नहीं है। वहां इस्टेब्लिशमेंट उनको ये इलेक्शन, कुछ वो खुद मैनेज करते हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट उनको इलेक्शन मैनेज करके देती है। तो सिंध के अंदर एक गैज़ो गजब और रिएक्शन है अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड जरदारी नेक्सस। दूसरी तरफ से बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त एक बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब पंजाब की पॉलिटिक्स को और खैबर पख्तूनख्वा को इसको देखने की जरूरत है कि इन दोनों सूबों के अंदर क्या हो रहा है और कब पंजाबी और पठान जो हैं वो अपनी एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करेंगे टू सपोर्ट दीज टू अदर प्रोविंसेस। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाई जाती है अगेंस्ट ऑल द अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन दैट हैज बीन डन। अब ये रह गई बात कि पीएमएलए ने क्या छोड़ी है कि हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेना चाहते, इस पर फिर बात करेंगे। अभी इसी को एब्जॉर्ब करें। थैंक यू सो मच।